Hi everybody, a very warm welcome to the channel An Academy 9 to 10th and as promised आप लोगों के लिए एक academic session आ चुका है और आज हम लोग start करने वाले हैं one of the favorite chapters से which is power sharing. बहुत लोगों का ये favorite chapter है, I do not know, बहुत आसान chapter है to be very honest. यहाँ पे बस दो countries को compare किया गया है और बताया गया है कि कौन सी country ने कौन सी government ने better handle करी अपनी situation. तो ये आज ये हम चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊं तो चलेगा या हमारे पास नोट भी हैं हम आपको नोट से पढ़ाएं वो आपको चलेगा. मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाना सिर्फ इसीलिए चाह रही हूँ. ये देख लीजिए हमारे पास नोट्स भी है भैया, हम झूठ नहीं बोल रहे. तो मैं आपको एनसीईआरटी से सिर्फ इसी वजह से पढ़ाना चाह रही हूँ क्योंकि आई एम वांटिंग कि हम लोग वर्ड टू वर्ड जो है आप भी मेरे साथ किताब खोलें और आप जो है मेरे साथ इस चैप्टर को एज अ प्रोसेस समझें. ठीक है, तो आज हम दो कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं विच इज नंबर 1 श्रीलंका एंड द अदर वन इज बेल्जियम. इन दोनों कंट्रीज की सिचुएशन सेम थी. इन दोनों कंट्रीज की सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका डिफरेंट था जिसको आज हम इस चैप्टर में जो है पढ़ेंगे. तो लेट्स जस्ट बिगिन, लेट्स जस्ट स्टार्ट. मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा नोट्स और एनसीईआरटी, नोट्स या एनसीईआरटी, इसमें से कोई एक चीज लिख दो, मेरे को समझ में आ जाएगा. ठीक है जी, तो लेट्स जस्ट बिगिन एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सेशन. आज का जो सेशन है वो बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो आज हम शुरुआत कर रहे हैं भैया हमारे सेशन की. तो दैट इज समथिंग दैट वी गोइंग टू डू टुडे. प्लीज बताइएगा अगर आपको स्क्रीन सही से दिख रही है तो. I think it would be visible, but still just let me know once. Yes. I think it would be very much visible. Yes, okay. Okay, so शुरू करते हैं. Let's just begin with the session. So Belgium and Sri Lanka. Belgium is a very small country in Europe. Belgium ना बहुत छोटी सी कंट्री है भैया. यूरोप के अंदर अगर आप बेल्जियम को ढूंढे तो आपको मिलेगी भी नहीं, इतनी छोटी कंट्री है बेल्जियम. एंड स्मॉलर देन दैट ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा. हमारी इंडिया की जो हरियाणा स्टेट है ना उससे भी छोटी कंट्री है एरिया वाइज बेल्जियम. ठीक है जी, ठीक है जी. सो बेल्जियम इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, स्मॉलर देन द स्टेट ऑफ हरियाणा इन आवर कंट्री एंड इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस. ये कंट्री किन किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करती है? 1 मार्कर क्वेश्चन में एमसीक्यूज में पूछा जाता है. ये कंट्री जो है वो नीदरलैंड्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है, फ्रांस के साथ बॉर्डर शेयर करती है, जर्मनी के साथ बॉर्डर शेयर करती है एंड नंबर 4 लग्जमबर्ग के साथ बॉर्डर शेयर करती है. अगर मैं आपको, ओ गॉड आई एम सो सॉरी, अगर मैं आपको इसका दिखाऊं, आई जस्ट शो यू. तेरा भैया जर्मनी कुछ ऐसा दिखता है और जर्मनी कुछ ऐसा दिखता है और ये पूरा रीजन है जर्मनी. ठीक है जी, और ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है वो भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है. ठीक है, इट शेयर बॉर्डर्स विद दीज 4 नेशंस. ठीक है, कौन से 4 नेशंस हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ठीक है, ओके. सो दीज आर द 4 नेशंस जिसके साथ जो है बॉर्डर शेयर करें. ठीक है, एंड इट हैज अ पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़. इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ की पॉपुलेशन, विच इज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी पॉपुलेशन, हमारी एक स्टेट की पॉपुलेशन से आधी पॉपुलेशन बेल्जियम की. एंड द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. जो एथनिक कॉम्पोजिशन है स्मॉल कंट्री का वो बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे ना देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु लिव. ठीक है, यहाँ पे देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु लिव. ठीक है जी, कौन कौन से लोग हैं जो रहते हैं. इसका एथनिक कॉम्पोजिशन इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस कंट्री कॉम्प्लेक्स. द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, पूरी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन 59% ऑफ द पीपल है वो फ्लेमिश रहते हैं और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं. 59%. इसको प्लीज लिख लीजिए, रजिस्टर लेके बैठिए साथ में, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी. 59% ऑफ द पीपल है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो डच बोलते हैं, याद रखिए. अदर जो 40% ऑफ पीपल हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं. तो मेजोरिटी किसकी है? फ्रेंच की है, डच की है? किसकी मेजोरिटी है भैया? फ्रेंच की मेजोरिटी है या डच की मेजोरिटी है? डच की मेजोरिटी, क्योंकि डच 59% है और फ्रेंच 40% है. 59% जो डच है वो कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में. जो 40% ऑफ फ्रेंच है वो कहाँ रहते हैं? वेलोनिया रीजन में. याद रखोगे इसको, याद रखो प्लीज.
और वो फ्रेंच बोलते हैं, और जो रिमेनिंग 1% है ना, वो कौन है, वो जर्मन स्पीकिंग पीपल है। जो रिमेनिंग 1% है वो जर्मन स्पीकिंग पीपल है। और इस पूरे बेल्जियम का कैपिटल क्या है, जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, वैसे इसका कैपिटल क्या है, बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ठीक है जी। और ब्रुसेल का क्या सीन है भैया, ब्रुसेल के अंदर 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। मतलब ब्रुसेल एक जो कैपिटल है बेल्जियम का, वहां पे 80% 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है और 20% डच स्पीकिंग पीपल है। मतलब कि पूरे देश में डच की मेजोरिटी ज्यादा है और फ्रेंच की कम है, लेकिन कैपिटल में फ्रेंच की मेजोरिटी ज्यादा है और डच की कम है, ठीक है जी। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच। और जो ये 40% पूरी कंट्री का 40% फ्रेंच है, जो फ्रेंच माइनॉरिटी में आ गए ऑब्वियसली, क्योंकि मेजोरिटी में कौन है, डच है पूरी कंट्री के हिसाब से। तो जो ये फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी है ना, वो रिच अपर क्लास एलीट क्लास पीपल हैं, पावरफुल पीपल हैं। एंड भैया दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी कह रही थी भैया हम मेजोरिटी में हैं, हमें बेनिफिट दो, हमें फेवर दो, हमें सब्सिडीज दो, हमारा बेनिफिट करे सरकार। लेकिन सरकार किसको फेवर कर रही थी, या फ्रेंच अपने आप को क्या बन रहे थे, रिच बन रहे थे, अपर क्लास थे, एंड हु गॉट द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट, फ्रेंच को भैया बेनिफिट हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जनरली क्या होता है, हर केस में मेजोरिटी को बेनिफिट मिलता है, बट यहाँ पे माइनॉरिटी को अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को अच्छा खासा बेनिफिट था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल रही थी और एजुकेशन मिल रही थी। And this led to tensions between the Dutch and the French speaking community. Dutch speaking communities के मन में आ गया क्या, insecurity. They started gaining insecurity. So tensions जो है वो शुरू हो गई डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में, and during 1950s and 60s. अब tensions कब से कब तक थी, 1950 से लेके 1960s में, 1970s तक आते आते सरकार ने कुछ अच्छा किया जिसकी वजह से इनके बीच के जो इश्यूज हैं वो थोड़े सुलझने लगे। उसको हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट कब से कब तक था, 50 से 60s तक कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है जी। एंड द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वर मोर अक्यूट इन ब्रुसेल। सबसे ज्यादा टेंशन कहां पे थी, बेल्जियम के अंदर सबसे ज्यादा टेंशन कहां पे थी, डच और फ्रेंच पीपल के बीच। ब्रुसेल जो बेल्जियम का कैपिटल है, वहां पे सबसे ज्यादा अक्यूट टेंशन थी डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में। ब्रुसेल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। ब्रुसेल के अंदर मेजॉरिटी किसकी थी, फ्रेंच की, लेकिन पूरी कंट्री में मेजॉरिटी किसकी थी, डच की। एंड बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल, डच की माइनॉरिटी थी कैपिटल में और पूरी कंट्री में मेजॉरिटी थी। तो ये एक इशू क्रिएट हुआ इसकी वजह से। लेट अस कंपेयर द सिचुएशन। ये पूरी सिचुएशन सबको समझ में आ गई, क्यों इशू था, क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि भैया फ्रेंच को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था जिसकी वजह से डच इनसिक्योर हो गए थे। सिंपल है, बहुत सिंपल है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। लेट अस कंपेयर दिस टू अ सिचुएशन ऑफ अनदर कंट्री। एक और कंट्री की सिचुएशन से इसको कंपेयर करते हैं। किस कंट्री की सिचुएशन से कंपेयर करेंगे अपन, श्रीलंका से कंपेयर करेंगे। श्रीलंका का भी ऐसा ही सीन था भैया, एक रीजन मेजोरिटी में था, एक माइनॉरिटी में था। बस फर्क ये था कि मेजोरिटी को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था, माइनॉरिटी को कम बेनिफिट मिल रहा था। यहाँ उल्टा है। So let us compare this situation to another country which is Sri Lanka, an island just a few kilometers of the southern coast of the तमिलनाडु से भैया बस थोड़ा सा ही आगे है। एंड इट वाज अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन। जैसे बेल्जियम के अंदर 1 करोड़ की पॉपुलेशन थी, विच इज हाफ ऑफ हरियाणा, है ना। श्रीलंका के अंदर 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, विच इज सेम ऑफ हरियाणा। All right, and about the same as in Haryana, like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has diverse population. Sri Lanka की काफी अच्छी population है भैया। And the major social groups, कौन-कौन से हैं major social? जैसे यहाँ पे 59% डच है, 40% फ्रेंच है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे 74% ऑफ द पीपल जो है वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं। सिन्हाला स्पीकर्स है 74% ऑफ द पीपल, ठीक है। तमिल स्पीकर्स हैं 18%, 74% है सिन्हाला स्पीकर्स, 18% है तमिल स्पीकर्स। एंड तमिल स्पीकर्स के बीच में भी ना देयर इज अ बाइफर्केशन, ठीक है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है, एक मिनट में आपको बता दूं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपका जो तमिल रीजन है, मतलब जो आपके ये तमिल नेटिव्स हैं, जो ये अमंग द सॉरी जो तमिल स्पीकर्स हैं,
तमिल स्पीकर्स के बीच में सब डिविजन है, मतलब कि तमिल स्पीकर्स में से आधे लोग इंडियन तमिल्स हैं और आधे लोग श्रीलंकन तमिल्स हैं। समझ आ रही है बात? तो तमिल स्पीकर्स जो 18% है उसमें भी सब डिविजन है, आधे लोग इंडियन तमिल्स हैं, आधे लोग श्रीलंकन तमिल्स, और बाकी की 74% कौन है? ठीक है जी, क्लियर है सब लोगों को? एनीबडी हु इज हैविंग एनी डाउट? किसी को डाउट है तो यस। इसका एथनिक कॉम्पोजिशन समझ में आ गया? ये एथनिक कॉम्पोजिशन याद रखना, इस एथनिक कॉम्पोजिशन को भूलेगा नहीं कोई बच्चा, इस एथनिक कॉम्पोजिशन को याद रखिएगा, इस एथनिक कॉम्पोजिशन को कोई भी भूलेगा। डच, फ्रेंच की क्या एथनिक, बेल्जियम की क्या एथनिक कॉम्पोजिशन थी और श्रीलंका की क्या एथनिक कॉम्पोजिशन थी? रिमेंबर दिस। मैं दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी एंड में, ठीक है? तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सो अब चलते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये। तो आप लोगों को दिख रहा होगा आई गेस। हाँ जी। तो व्हाट इज द मेजर सीन? यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पे जो आपके सिन्हालाज हैं श्रीलंका के अंदर, वो है 74%। जो आपके तमिल्स हैं वो है 18%। ठीक है जी। उसके अंदर 18% कौन है? तमिल है। ठीक है। द रेस्ट whose forefathers came from India as the plantation workers during the colonial period are called Indian Tamils। ठीक है। तमिल्स में बाइफरकेशन है, एक है श्रीलंकन तमिल्स और एक है इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स बेटा वो हैं जिनके पूर्वज जो हैं वो श्रीलंका में आए थे माइग्रेट होके एज अ प्लांटेशन वर्कर, वो इंडियन तमिल्स के अंडर आते हैं। ठीक है जी, ये याद रहेगा सब लोगों को। एंड एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थ और ईस्ट में कौन है? श्रीलंकन तमिल्स हैं भैया। ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला पीपल जो है वो क्या लैंग्वेज बोलते थे? कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे? वो भैया वो बुद्ध को फॉलो करते थे। कौन? 74% ऑफ सिन्हालास बुद्धिस्ट रिलीजन। जो तमिल्स थे ये हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे। ये जो इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स थे ये हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों थे। ठीक है जी। एंड देयर वर अबाउट 7% ऑफ 7% क्रिश्चियंस थे। ठीक है। सो क्रिश्चियंस की भी हम लोग लगा लेते हैं। क्रिश्चियंस कितने थे? क्रिश्चियंस 7%, समवेयर अराउंड 7%। ठीक है। एंड हु वर बोथ सिन्हाल तमिल एंड सिन्हालास। जस्ट इमेजिन करो, इनकी इनकी कॉम्पोजिशन तो और ज्यादा अलग है। इसमें तो ये सिन्हालास भी हैं, तमिल्स, इनकी एथनिक कॉम्पोजिशन भी काफी अच्छी है। Just imagine what could have happened in the situation like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of this numeric majority and force its will on the French and German speaking people. जब बेल्जियम में क्या होता भैया? बेल्जियम में वैसे अगर कायदे से देखा जाए तो डच ज्यादा नंबर में है, तो डच क्या करते? जो तुम्हारे फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग पीपल है उनको भाव ही ना देते और अपनी रिजीम एस्टैब्लिश कर लेते। ठीक है जी। एंड दिस वुड हैव पुश्ड टू कॉन्फ्लिक्ट। और इसकी वजह से क्या होता है? डच और फ्रेंच के बीच में आपस में भिड़न होती, छिड़न होती, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती। एंड दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और देश दो भागों में बट जाता बेल्जियम। ठीक है जी। एंड बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। और भैया डच भी कहता ब्रुसेल मेरा है, फ्रेंच भी कहता ब्रुसेल्स मेरा है, क्योंकि कैपिटल है इवेंचुअली। श्रीलंका के अंदर तो भैया सिन्हालास की मेजोरिटी और ज्यादा थी। डच तो फिर 59% थे, सिन्हालास तो 74% है। ठीक है जी। तो उनकी मेजोरिटी इवन बिगर है, तो वो पूरी की पूरी कंट्री पे अपना धावा बोल सकते थे और वही उन्होंने किया भी। ठीक है। तो क्या हुआ श्रीलंका के अंदर? क्या होता है जरा देख लेते हैं व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका। तो बेटा जी श्रीलंका के अंदर बहुत ही सिंपल सी चीज है, मैं आपको बताती हूँ। श्रीलंका के अंदर हुआ मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म से हमें क्या समझ में आता है? मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब है
मेजोरिटी रूल एस्टैब्लिश करना। मेजोरिटी में कौन था? सिन्हालास थे, तो उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश करा। क्या हुआ? दैट श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। जैसे इंडिया को आजादी कब मिली? 47 में, 1947 में। श्रीलंका को आजादी मिली 48 के अंदर, 1948 हमसे एक साल बाद। ठीक है जी। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over the government by virtue of their majority। अपनी डोमिनेंस की वजह से, अपने ज्यादा नंबर में होने का बहुत फायदा उठाया और सिन्हाला ने सरकार के ऊपर दबाव डालने की। As a result, democratically elected government adopted a मेजोरिटेरियन मेजर्स। जो सरकार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी ना, उसने मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स इस्तेमाल किए। मेजोरिटेरियनिज्म होता क्या है? जब आप मेजोरिटी के फेवर में सारे डिसीजंस लेते हो, उसको मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। ठीक है जी। एंड उन्हीं के रूल को सुप्रीम रूल बना दिया गया। सिन्हाला सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो गई कि भैया यहाँ पे रहते होंगे क्रिश्चियंस, यहाँ पे रहते होंगे इंडियन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स, लेकिन सिन्हालास आर द सुप्रीम। उन्हीं की मानी जाएगी, उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगी, उन्हीं की सारी चीजें जो हैं, उन्हीं के रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर करा जाएगा, उन्हीं को जॉब्स मिलेंगी, उन्हीं को एजुकेशन प्राप्त होगी। तो यही सारी चीजें जो है सरकार ने अपने दम पे करनी शुरू कर। 1956 के अंदर एक एक्ट पास हुआ जिसने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। आज अगर इंडिया के अंदर हिंदूज मेजोरिटी में और अगर हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करते तो आप दंगे देखिए क्या होते हैं। तो इवेंचुअली सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया और बाकी सारी तमिल वमिल लैंग्वेजेस को डिसरिगार्ड कर दिया। द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉलो करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने सिन्हाला इसको फेवर करना ज्यादा शुरू। that favored the Sinhala applicants for universities। मतलब यूनिवर्सिटीज हो गई, पढ़ने की जगहें हो गई, एजुकेशन हो गई, वहां पे सिन्हाला को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स में सिन्हाला को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती। एक नई कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करी गई। ठीक है जी। ताकि वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट कर सके। बुद्धिज्म किसका रिलीजन है? सिन्हालास का रिलीजन है, तो उनके रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की बात करी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स, जितनी भी सरकार ने मेजर्स लिए ना, कमिंग वन आफ्टर द अदर, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन। अब यार लोगों को तो बुरा लगेगा ना, वो लोग जो क्रिश्चियंस हैं, वो लोग जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, उनको तो बुरा लगेगा कि देश जितना सिन्हालास का उतना हमारा भी है, लेकिन हमें तो भैया ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जा रही, हमें तो एलियनेटेड फील हो रहा है, हमें तो अलग अलग फील हो रहा है इनसे। Among the Sri Lankan Tamils, they felt that none the major political parties, उनको ऐसा लगा कि कोई political party उनको फेवर नहीं कर रही है, ये देश उनको उनका लग ही नहीं रहा था। ठीक है। क्योंकि कोई भी उसको फेवर नहीं कर रहा था। एंड सिन्हाला लीडर्स जो हैं वो बड़े बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ श्रीलंका। ठीक है। बेसिकली द श्रीलंकन तमिल्स। उसके बाद क्या होता है? दैट उन्हीं के लैंग्वेज, उन्हीं के कल्चर को प्रेफरेंस दी जा रही थी। सिन्हाला श्रीलंकन कल्चर एंड लैंग्वेज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। एंड दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल। उनको लगा कि भैया इक्वल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स श्रीलंकन तमिल्स को नहीं मिल रहे हैं, क्रिश्चियंस को नहीं मिल रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है जॉब्स के अंदर, अपॉर्चुनिटीज उनको जा रही है और उनकी इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट जूम। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है बच्चा बाड़ी? एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन सिन्हालास एंड श्रीलंकन कम्युनिटी स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। हम सिन्हालास आरती तो नहीं उतारेंगे ना, श्रीलंकन तमिल एक दूसरे की आरती उतारेंगे, तो रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेन हो गया और आके जाके इनको दिक्कत आने लग गई। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है? दैट द श्रीलंकन तमिल पार्टीज लॉन्च करी। अब यार ये कुछ तो करेंगे ना अपने वेलफेयर के लिए, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पार्टीज लॉन्च करी। इन्होंने अपने वेलफेयर की मांग रखी सरकार के आगे कि भैया हमें क्या दो, हमें बेनिफिट दो। ठीक है। हमें वेलफेयर दो, हमें बेनिफिट दो, हमें रिकॉग्निशन दो, हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, हमारे रिलीजन को अपनाओ, हमें रीजनल ऑटोनॉमी दो। इन सारी चीजों की इन्होंने डिमांड करने की कोशिश करी, शुरू करी। इन्होंने बोला कि हमें भैया रिजर्वेशन एजुकेशन में, जॉब्स के अंदर, बट देयर डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी को रिपीटली डिनाई करते रहे।
सरकार ने एक भी ना सुनी और जितनी भी डिमांड श्रीलंकन तमिल्स थी उसको रिपीटेडली डिनाई करते थे। एंड बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हो गई थी 1980s तक श्रीलंकन तमिल्स के फेवर में, उनको सपोर्ट करने के लिए, उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशंस। एंड उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया, उन्होंने कहा कि भैया हमको इंडिपेंडेंट तमिल इलाम चाहिए। तमिल इलाम का मतलब क्या होता है कि ये जो नदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स है ना जहां पे हम लोग रहते हैं, मतलब श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं, वो रीजन भैया तुम हमें उसमें ऑटोनॉमी दे दो, हमें उसका अलग से तमिल इलाम दे दो, हमें अलग कर दो। ये उन्होंने डिमांड करने की कोशिश। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज, कौन सी दो कम्युनिटीज के बारे में बात हो रही है? सिन्हालाज एंड श्रीलंकन तमिल्स के बीच का जो डिस्ट्रस्ट था turned into widespread conflict, फिर से कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, ये एक सिविल वॉर में बदल गया। इट टर्न्ड आउट टू बी अ सिविल वॉर। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटी, सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ लड़ना, उसको सिविल वॉर कहते हैं। जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज के जो लोग हैं काफी हद तक वो मारे गए। All right, and many families were forced to leave the country as refugees, वो इंडिया में एंटर हुए, कई लोग कहीं और गए। ठीक है, and they were forced to come to other countries। About Sri Lanka, so you have read, छोड़ दो बस श्रीलंका, but the civil war has caused a terrible setback to the social and culture। ये वॉर भैया 2009 में जाके ही शांत, ये वॉर जो 1948 से चल रही थी, जब श्रीलंका को आजादी मिली है 2009 में जाके। ठीक है जी, anyone who's having any doubt then you people can comment down and definitely let me know। Now what we're going to discuss, अब हम क्या डिस्कस करेंगे? अब हम बात करेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, बेल्जियम के डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच की जो इश्यूज हैं वो कैसे रिजॉल्व हुए, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं फर्दर। तो भैया इनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? ये तो आपको पता चल गया कि भैया श्रीलंका में तो सरकार ने समझदारी से कोई डिसीजन नहीं लिया। सरकार ने उल्टा मेजोरिटेरियनिज्म किया, सरकार ने उल्टा जिसकी मेजोरिटी थी उसको फेवर किया, जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हुई, काफी लोग मारे गए। क्या ये सही तरीका है टू डील विद द गवर्नमेंट, टू डील विद द कंट्री? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब चलते हैं और अब हम बात करते हैं अकोमोडेशन के बारे में। अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम के बारे में अगर हम बात करें तो भैया बेल्जियम की सरकार ने क्या किया, इसके बारे में आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। तो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अलग अप्रोच अपनाई। ठीक है, आप मुझे एंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसकी सरकार की जो अप्रोच है वो सही थी, कमेंट करके जरूर बता। तो अकोमोडेशन इन बेल्जियम, द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया, इनलाइटेंड रास्ता। They recognize the existence of regional differences and cultural diversities। उनको रियलाइज हुआ कि भैया रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज इंपॉर्टेंट। जैसे इंडिया के अंदर हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, पारसीज, ऑल ऑफ दीज पीपल, हम इनको रिकॉग्निशन देते हैं, इक्वल राइट्स देते हैं। किसी के पास भी ज्यादा राइट्स नहीं होते, किसी के पास भी कम राइट्स नहीं होते, एवरीबडी हैज इक्वल राइट। सिमिलरली इन्होंने भी कहा कि यार कल्चरल डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस एग्जिस्ट करेंगे, हम वर्ल्ड में रहते हैं तो दे विल एग्जिस्ट। बिटवीन 1970s टू 1993 कॉन्स्टिट्यूशन बेल्जियम की 4 बार अमेंड हुई। ठीक है, और ये लोगों के भली के लिए अमेंड हुई। ठीक है, आपको याद है मैंने आपको बोला था कि 1960s बेल्जियम के अंदर फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल आपस में भिड़ रहे थे। फिर 1970 से सरकार ने अपने हाथ में कमान संभाल ली, सरकार ने बोला मैं संभालता हूं, अब मैं संभालूंगा सब। तो दे अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स ताकि ये अरेंजमेंट सेट कर पाए। That would enable everyone to live together within the same country, ताकि सब लोग पीसफुली रह पाए। अमेंडमेंट करी, अमेंडमेंट मतलब बदलाव लाया कॉन्स्टिट्यूशन, सब लोग सही तरीके से रहे। एंड द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज, जो अरेंजमेंट है ये बहुत इनोवेटिव अरेंजमेंट थी। देखते हैं, 4 अमेंडमेंट्स करी थी, चारों की चारों अमेंडमेंट्स आपकी 5 मार्क। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। Constitution prescribes the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal। अच्छा जी, ये बोला गया। अब हमारी कंट्री में भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब लोगों को पता है, यस एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दिस थिंग, मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल करती है। तो ये बोला गया कि फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बराबर होंगे, मतलब कि डच ज्यादा नहीं होगा, फ्रेंच कम होगा, या फ्रेंच ज्यादा नहीं होगा, डच कम नहीं होगा।
सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग पीपल एक साथ बराबर कागात पे होंगे, ठीक है, सो दे विल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छी स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, देयर इज नो सिंगल कम्युनिटी दैट कैन मेक डिसीजन लैटरली। इमेजिन करो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ डच पीपल होते, क्योंकि डच 59% थे, तो फ्रेंच के साथ नाइंसाफी हो जाती। अगर फ्रेंच ज्यादा नंबर में होते तो डच के साथ नाइंसाफी हो जाती सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो दोनों कम्युनिटीज इक्वल नंबर में होंगी, ये डिसाइड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ताकि कोई भी अपना डिसीजन सामने वाले पे थोप ना पाए, ठीक है जी। नाउ सेकंड अमेंडमेंट, सेकंड चेंज कौन सा लेके आया सरकार? मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। क्या बोला गया? ये बोला गया कि बहुत सारी पावर्स हैं जो मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू, जैसे हमारी कंट्री में हमें पता है यार, सेंटर के पास ज्यादा पावर है, स्टेट के पास कम पावर है, पता है कि नहीं पता? यस, हम सब लोगों को पता है, एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दिस थिंग, पता है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है और स्टेट के पास कम पावर है। यहाँ पे भैया उल्टा था, यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों को इक्वल पेडेस्टल पे लाके रखा। यहाँ पे बोला गया कि सेंटर के पास भी उतनी पावर होगी, स्टेट के पास भी उतनी पावर होगी, कोई ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। ये सेकेंड अमेंडमेंट, ठीक है। द मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल हैव बीन, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट। बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से सबऑर्डिनेट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर का रोल प्ले करती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पे दबाव डालेगी, ना स्टेट गवर्नमेंट सेंटर पे दबाव डालेगी। तो ये एक और चीज है जो ये ले, ठीक है जी। ये दूसरी अमेंडमेंट। तीसरी अमेंडमेंट कौन सी है? तीसरी अमेंडमेंट, आपको पता है सबसे ज्यादा दिक्कत कहां हो रही थी? कहां पे हो रही थी सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पे हो रही थी? ब्रुसेल के अंदर हो रही थी, विच इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो वहां के लिए एक डिसीजन सुनाया गया। क्या बोला गया? ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन बोथ द कम्युनिटी एंड हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल हैज अ सेपरेट, ब्रुसेल की एक अलग सरकार होगी, ठीक है। आपको पता है ब्रुसेल की कॉम्पोजिशन क्या थी? याद है? 80% फ्रेंच थे, 20% डच थे, उल्टा था कंट्री से। तो ब्रुसेल की सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी, ठीक है, एंड द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और भैया ब्रुसेल के अंदर भी डच की भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, फ्रेंच की भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको लग रहा होगा यार फ्रेंच 80% है ब्रुसेल के अंदर, तो वो मानेंगे डच की जो 20% है उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन? जी बिल्कुल, उन्होंने माना। सो फ्रेंच एक्सेप्टेड, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। डच ने भी तो माना ना, डच ने भी तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी सेंट्रल गवर्नमेंट में, जबकि डच ज्यादा नंबर में थे और फ्रेंच कम नंबर में थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन फिर भी डच ने माना। तो सिमिलरली फ्रेंच को भी मानना पड़ा ब्रुसेल में टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू बेल्जियम, टू डच स्पीकिंग, राइट। उसके बाद क्या होता है जरा समझ लो। फोर्थ अमेंडमेंट कौन सी है? फोर्थ अमेंडमेंट, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज गोइंग थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में भी 3 तरीके की सरकारें होती है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ये होता है ना हमारे देश में। इस देश में सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, और एक और तरीके की गवर्नमेंट थी जो लोकल गवर्नमेंट नहीं थी। कौन सी थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट, इन्होंने बोला कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी स्टैब्लिश करो, जो लोग इलेक्ट करेंगे बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज और कम्युनिटी। मतलब 3 लैंग्वेज बोलने वाले लोग इस देश में रहते थे, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग एंड जर्मन स्पीकिंग। ये तीनों लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटी की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बना, जो इनके लैंग्वेज की, इनके रिलीजन की, इनके कल्चर की, इनके इंटरेस्ट की, इनके एस्पिरेशंस की प्रोटेक्शन करेगी, ठीक है जी। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप था जो सरकार लेके आई। So they said that there will be a community government that will be elected by the people belonging to that one community। मतलब अगर मैं आज डच स्पीकिंग हूं तो मैं अपनी खुद की कम्युनिटी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करूंगी, मैं अपनी खुद की कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करूंगी, ठीक है। तो डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल की अपनी अलग कम्युनिटी सरकार बनेगी, नो मैटर वेयर दे लिव, जहां मर्जी वो रहे, ठीक है। एंड दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग, और ये गवर्नमेंट कहां पे पावर एक्सरसाइज कर सकती है? इंपॉर्टेंट है ये गवर्नमेंट कल्चरल मैटर्स में अपना पावर एक्सरसाइज कर सकती है, एजुकेशन मैटर्स में और लैंग्वेज रिलेटेड मैटर्स में अपना पावर एक्सरसाइज कर सकती है। तो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने की बात करेंगे, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कौन सा सिस्टम ज्यादा, श्रीलंका और बेल्जियम?
प्लीज कमेंट करके बताना। आई नो बेल्जियम आप सब लोगों को बेटर लग रहा होगा, क्योंकि इवेंचुअली बेल्जियम के अंदर सरकार ने सही तरीके से डील किया विद द एथनिक कॉम्पोजिशन। जैसे इंडिया आज सही तरीके से डील करता है अपनी के साथ, बेल्जियम ने भी किया। बट श्रीलंका का तरीका वाज गलत, श्रीलंका का तरीका वाज डिफरेंट। उसने पावर शेयर नहीं करा, उसने मेजोरिटी को पावर दिया। ठीक है, सो यू माइट फाइंड बेल्जियम, सुन के ऐसा लग रहा है क्या पढ़ लिया अभी, वेरी कॉमन, बट दीज अरेंजमेंट वर्क्ड वेल सो फार। ये सारी अरेंजमेंट्स आज के समय में बेल्जियम में सक्सेसफुल है, एकदम सक्सेसफुल, एंड दे हेल्प टू अवॉइड सिविल वॉर, अवॉइड होती है, कम्युनिटीज आपस में लड़ती नहीं, भिड़ती नहीं, आपस में इनकी लड़ाइयाँ नहीं हो, ठीक है, बिटवीन पॉसिबल। यार अब रहना है तो कुछ रूल्स हर किसी को फॉलो करने पड़ेंगे, तभी तो रह पाएंगे ना। एंड व्हेन मेनी ऑफ द यूरोप कैन टुगेदर, यूरोपियन यूनियन फॉर्म किया गया, जितनी भी यूरोपियन स्टेट, उन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? ब्रुसेल के अंदर। इमेजिन कीजिए होगा ये रीजन, तभी तो इस यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल में बनाए गए ना। तो आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करो। Is any doubt with, please comment down and I'll be more than happy to आज मैं यहीं पे तुम लोगों की छुट्टी कर रही हूँ, सेंस बस छुट्टी कर रही हूँ। आगे जो है ओके, सो आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम ये पॉइंट पढ़ेंगे, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बट अभी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको नोट्स से पढ़ना प्रेफरेंशियल लगता है या आपको ऐसे पढ़ना ज्यादा बेटर लगता है। मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का, बट स्टिल अगर आप जैसे, you should be comfortable, you are the one who's learning, so do let me know, do share the video as long as you guys can। जल्दी से ये वीडियो फटाफट से सब लोगों में जो है वो शेयर कर दो, ताकि सब लोग जो है पढ़ पाए। अगला जो भी चैप्टर आप चाहते हो वो भी कमेंट करके मुझे बता, ये वाला चैप्टर करा दो, मैं आप लोगों को डेफिनेटली। अगर आपने पिछली मेरी वीडियोस नहीं देखी, हाउ टू किक स्टार्ट सोशल स्टडीज, या क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सोशल, तो लास्ट 2 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वो बहुत 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 क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें इससे भी इंपॉर्टेंट बहुत बातें तो आपको बहुत मदद करेंगी बोर्ड एग्जाम्स में क्रैक करने। सो आई रियली होप दैट यू पीपल अंडरस्टूड, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और क्लास में तब ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।